नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी और इस परीक्षा में आप लोगों के लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राज व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हम लोग राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखना चाहते हैं। एक प्रश्न जो होगा उसको एक प्रश्न के रूप में मत लीजिए आप, उससे संबंधित और भी बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ और फिर उसका हम लोग समाधान ढूंढेंगे और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए हाजिर है, जरा देखिएगा दोस्तों। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न संसद में, आप इसको पढ़ लीजिएगा पहले आराम से। संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों, शायद आप लोग ये जानते होंगे कि हमारी संसद में कई प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, कई प्रकार के बिल लाए जाते हैं, कई प्रकार के संकल्प लाए जाते हैं। कोई भी संकल्प, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक कौन से बहुमत से पारित होता है, उस बारे में ये प्रश्न है। और सिविल सर्विस के पेपर में, तो आईएएस के पेपर में ही ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है। एक्चुअली में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है, जो संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सीटिंग का उल्लेख करता है, उस संदर्भ में प्रश्न दोस्तों बड़ा अच्छा सा प्रश्न था कि संयुक्त बैठक में कोई भी प्रस्ताव कौन से बहुमत से पारित होता है। तो उस प्रश्न को देखकर हमने प्रेरणा ली और आपके सामने एक प्रश्न रखा। अलग अलग तरीके हैं, आपको ये बताना कि कौन सा तरीका सही है, उसको आप उस पर विचार कीजिए और उसमें बताइए कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ये लिखा हुआ है सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। एक लिखा है साधारण बहुमत, एक लिखा है पूर्ण बहुमत और एक लिखा हुआ है विशेष बहुमत। दोस्तों, मैं ये तीनों बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ इससे रिलेटेड, इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी विचार करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में दे रखे हैं, उसके तहत दो तरीकों से होता है। एक तरीका विशेष बहुमत कहलाता है और दूसरा तरीका विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल के अनुमोदन से संशोधन होता है। अच्छा, विशेष बहुमत का मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों, ये होता है विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत के तहत संविधान में कई सारे प्रावधानों में संशोधन होता है। विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अगर अनुमोदन प्राप्त करना है, आधे राज्यों में हमारे दिल्ली और पुडुचेरी भी आएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि ये संघ शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा होने के कारण उनको भी इंक्लूड करेंगे। आधे से अधिक नहीं है, आधे राज्यों का अनुमोदन है, इसको ध्यान रखना। संविधान के बहुत सारे प्रावधान, जैसे 7वीं अनुसूची है, केंद्र राज्य संबंध वाली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर आप किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अनुच्छेद 368 में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो निर्वाचन विधि है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो ये तो दो तरीके हुए। फिर संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं, साधारण विधेयक जो होते हैं, उनको पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए दोस्तों? सीधा बहुमत। सीधा बहुमत का मतलब है जो उपस्थित लोग हैं उनका बहुमत। कोरम पूरा होने के बाद सदन में जो लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। इससे साधारण विधेयक पारित होते हैं दोस्तों। फिर देखिए, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो इम्पीचमेंट, महाअभियोग, उसके बारे में भारत का संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 61 को देखेंगे तो महाअभियोग की प्रक्रिया लिखी हुई है और केवल, बहुत ध्यान से सुनिए, केवल और केवल महाअभियोग ही एक ऐसा प्रस्ताव है दोस्तों जो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। केवल महाअभियोग। तो ये एक अलग तरीका हुआ।
इसी प्रकार से अगर उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो दोस्तों राज्यसभा की जो तात्कालिक सदस्य संख्या है, तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में काफी बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से अगर आप आर्टिकल 249 और अनुच्छेद 312 जो राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात करता है, 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर अगर विधि बनानी हो और अनुच्छेद 312 के तहत कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है दोस्तों, तो वहाँ कौन सा बहुमत लिखा हुआ है? बहुत ध्यान से देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है दोस्तों उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। पता है आपको क्या बात याद रखनी है? बात आपको दोस्तों ये याद रखनी है कि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि उपस्थित व मतदान शब्दावली जब भी आएगी तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्य सूची के विषय पर विधि बनानी है संसद को, तो राज्यसभा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करेगी, लेकिन वो प्रस्ताव कौन से बहुमत से होना चाहिए? उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। सीधा यही लैंग्वेज लिखी हुई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 312 के तहत अगर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो दोस्तों, तो उसके लिए भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कई सारे मेथड रखे हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग किस तरह से पारित किया जाता है, उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की जो विशेष शक्तियाँ हैं वो प्रस्ताव किस तरह से पारित किया जाता है, संविधान में संशोधन कैसे होता है, साधारण विधेयक कैसे पारित किया जाता है, और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत यदि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें प्रस्ताव कौन से बहुमत से पारित होगा? आप अगर ढंग से देखेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 108 में साफ लिखा हुआ है उपस्थित व मतदान करने वाले। आगे क्या लिखा हुआ है बताओ? आगे क्या लिखा हुआ है? उपस्थित और मतदान करने वाले शब्दावली देखकर 2/3 मत कर देना। अनुच्छेद 108 को देखोगे दोस्तों तो वहाँ साफ लिखा हुआ है उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत। बहुमत लिखा हुआ है, 2/3 नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कई सारे मेथड रखे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल बन सकता है। इन सारे मेथड को देखने के बाद अब अपना प्रश्न देख लीजिए। साधारण बहुमत राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु, पूर्ण बहुमत उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार हेतु, विशेष बहुमत राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन हेतु। दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है संसद के संदर्भ में, ठीक है? तो संसद के संदर्भ में ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि संसद में किस तरह से प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसमें भी पूछ रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प हेतु अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों तो वो साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। एकदम बात सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है उसके अंतर्गत लिखा है कि राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। लेकिन दोस्तों साधारण बहुमत और तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत में बड़ा फर्क है। साधारण बहुमत का तो मतलब होता है जो लोग मतदान कर रहे हैं उनका बहुमत, और अगर उपराष्ट्रपति को हटाने वाली विधि अगर दोस्तों आप देखेंगे तो उसमें लिखा है राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत। दोस्तों जैसे राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स है दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तात्कालिक सदस्य संख्या तो समझ लीजिए 230 तात्कालिक सदस्य संख्या, 15 किसी कारणवश से पद खाली है। तो तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब है कि 230 का बहुमत यानी कम से कम 116, और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत। तो इसका मतलब ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो एकदम खाली गलत है। आप मेरी बात को समझे। हमको पता करना है कौन सा सुमिलित नहीं है। उपराष्ट्रपति को साधारण बहुमत से नहीं हटाया जाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से हटाती है, जो साधारण बहुमत नहीं होता। साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित सदस्य जो है उनका बहुमत, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों एकदम गलत है।
फिर दोस्तों देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पूर्ण बहुमत, और किसकी बात कर रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार हेतु। दोस्तों अगर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट बहुत ढंग से अगर पढ़ रखा है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 138 अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 138 में एक्सटेंशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है उसमें विस्तार का उल्लेख है। और अनुच्छेद 138 में लिखा हुआ है दोस्तों, संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में यानी उनकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 138 में लिखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक्सटेंशन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए देयर इज नो नीड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद साधारण बहुमत से इस बिल को पारित करके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये पूर्ण बहुमत वाली बात ये भी एकदम क्या हो गई दोस्तों, गलत हो गई। तीसरा देखिए, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन हेतु इसके लिए लिखा हुआ है विशेष बहुमत। दोस्तों विशेष बहुमत क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों अगर आप लोगों ने विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया आर्टिकल 169 में अगर ढंग से देख रखी है, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है और आर्टिकल 169 ही विधान परिषद की समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। द टेक्निकल वर्ड इज उत्साधन। उत्साधन का मतलब अबॉलिश करना। विधान परिषद का क्रिएशन करना और उसका अबॉलिश करना, दोनों दोस्तों प्रक्रिया आर्टिकल 169 में दे रखी है। दोस्तों 169 में जो प्रक्रिया दे रखी है उसका मतलब भी साधारण बहुमत होता है। संसद के दोनों सदन अगर साधारण बहुमत से विधेयक पारित करते हैं तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। किसी भी राज्य में जो मौजूदा विधान परिषद है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको विधान परिषद का गठन करने के लिए और विधान परिषद की समाप्ति के लिए किसी भी प्रकार का विशेष बहुमत आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 169 की प्रक्रिया ये कहती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। और ये क्या प्रश्न पूछा, सही सुमिलित नहीं है। मेरी बात को आप लोग समझ गए तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो दोस्तों ये तीनों ही सही सम्मिलित नहीं है, ये तीनों ही सही सम्मिलित नहीं है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न हो सकता है। ये मैंने आपके सामने पहला प्रश्न रखा, बहुत डिटेल में हमने चर्चा की, करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लेखित क्या कहता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन होना चाहिए। आधे राज्यों में दिल्ली और पुडुचेरी भी चाहिए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधे से अधिक नहीं है, क्या लिखा हुआ है, आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक, साधारण बहुमत मतलब जो उपस्थित लोग हैं उनका बहुमत। आर्टिकल 249 और अनुच्छेद 312 सीधा लिखा हुआ है उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 108 में लिखा उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने रखा है मैंने, आगे भी बन सकता है। लीजिए दोस्तों, ये एक और प्रश्न आपके सामने हाजिर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, फिर मैं इसको बताता हूँ। पढ़िएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 की बात कर रहा है, मैं कुछ संकेत दे रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है, जरा देखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। यस दोस्तों, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, एकदम बात सही है दोस्तों। फिर इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में केवल उच्चतम न्यायालय ही जा सकता है। देखिए दोस्तों,
अनुच्छेद 32 को अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो दोस्तों आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में केवल उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगर पर्टिकुलर अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एकदम सही है, केवल उच्चतम न्यायालय ही जा सकता है अनुच्छेद 32 की बात करोगे तो। लेकिन दोस्तों अगर ये लैंग्वेज ये नहीं लिखी हुई होती है, इसके अंतर्गत वाली ये शब्दावली लिखी हुई नहीं होती और ऐसा लिखा हुआ होता प्रत्येक नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में केवल सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। लेकिन इसमें लिखा इसके अंतर्गत, यानी जो क्वेश्चन बनाने वाला है दोस्तों वो पर्टिकुलर अनुच्छेद 32 का पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर देखो लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों कहां पर है? आर्टिकल 32 में। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 जो रिट है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो याचिका है वो केवल सुप्रीम कोर्ट जारी करता है दोस्तों। इसलिए ये बात भी सही है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत अगर शब्दावली लिखी हुई नहीं होती तो ये स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी याचिकाएं जारी कर सकता है, और ये कह रहा है केवल सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन अगर इसने बोला इसके अंतर्गत तो दोस्तों इसके अंतर्गत मतलब पर्टिकुलर अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। प्रश्न पूछा कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, आंसर हुआ सी। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? पर्टिकुलर इसके अंतर्गत पूछ लिया है इसलिए इसका आंसर ये सही है। अगर इसके अंतर्गत शब्दावली लिखी हुई नहीं होती और ये इस तरह से होती, यहाँ से स्टार्ट होता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हाई कोर्ट भी याचिकाएं जारी कर सकता है। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। आप आराम से इसको देखें, इसको पढ़ें और इसके बाद में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, यानी अपने को जो ट्रू स्टेटमेंट है वो पता करना है। ऑप्शन नंबर 1, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, यस एकदम बात सही है। और ये आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित है, ये भी बात सही है, एकदम बात सही है। और ये गांधीवादी सिद्धांतों से भी प्रेरित है। दोस्तों डीपीएसपी देखिएगा, आपको कई सारे अनुच्छेदों में डीपीएसपी के अंतर्गत आपको गांधीयन फिलॉसफी दिखाई देगी, चाहे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो, चाहे अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के प्रबंधन की बात हो, चाहे अनुच्छेद 48 के अंतर्गत वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात हो। ये सारी बातें, इवन अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात कह रखी है वो भी गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित है। महिलाओं के अधिकार की भी बात जो कह रखी है वो भी गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित है। तो डीपीएसपी गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। नंबर 2, ये भाग 3 द्वारा प्रदत्त राजनीतिक अधिकारों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक, यस दोस्तों यू नो वेरी वेल दैट पार्ट 3 विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 इज प्रोवाइड पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया। भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है भाग 3 और मौलिक अधिकार, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड इसकी तुलना में भाग 4 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात करता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं
भाग 4 को हम लोग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप देखिएगा, आर्टिकल 38 को देखें, पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहा है। आर्टिकल 39 को देखिए, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में सबसे विस्तृत है। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों सभी को कार्य करने का समान अवसर मिलना चाहिए, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, भौतिक संसाधनों का इस तरह से बंटवारा हो जिससे अधिकतम लोगों को फ़ायदा हो, स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों, कितना कुछ उल्लेखित कर रखा है। इसके बाद में आप अनुच्छेद 41, 42, 43 इन सब को देखिएगा। ये सब आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं दोस्तों। इस वजह से डीपीएसपी यानी भाग 4 सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करते हैं। ये बात भी एकदम सही है दोस्तों। निदेशक तत्वों में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती। ऑब्वियसली आर्टिकल 36 टू 51 तक जो डीपीएसपी दे रखे हैं, इफ यू वांट टू अमेंडमेंट इन डीपीएसपी देन यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ये बात सही है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना होता है। दोस्तों सामान्य बहुमत, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान में संशोधन सामान्य बहुमत से नहीं होता है दोस्तों। और डीपीएसपी में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो देन यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 368। सो देयर इज नो सामान्य बहुमत, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। वहाँ विशेष बहुमत का उल्लेख है दोस्तों, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान में संशोधन करना है ये तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो साधारण बहुमत लिखा, सामान्य बहुमत लिखा, वो बात गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। नाउ ऑप्शन 4, 1971 में 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। ठीक है, 31C जोड़ा गया, ये बात सही है। 25वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये बात भी सही है। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें कहा गया कि यदि निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बनाने वाले कानून बनते हैं तब वे इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। दोस्तों बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। आप लोग जानते होंगे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स खत्म की गई और इन दोनों को कोर्ट में चैलेंज किया गया। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को क्वाजी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में राजा महाराजाओं की जो प्रीवी पर्स जो खत्म की गई उसको रद्द कर दिया गया। और इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इन एक्शंस को रद्द क्यों किया दोस्तों? सरकार ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करते हैं। जबकि जो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने कहा कि हमने तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ये सब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीति निर्देशक तत्व बड़े नहीं है, बड़ा तो मौलिक अधिकार है। तब दोस्तों इंदिरा जी की सरकार ने 25वां संशोधन किया और 25वां संविधान संशोधन करके 31C नाम का अनुच्छेद जोड़ दिया और कहा कि कुछ मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जा सकती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, यानी बी। दोस्तों इसका आंसर है बी। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा ध्यान रखना। 24वां संशोधन जो कि 13(4) नाम की धारा को जोड़ता है, अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य करता है। 25वां संशोधन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, 26वां संविधान संशोधन राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त करने के संदर्भ में। दोस्तों ये कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न एक और है डीपीएसपी के संदर्भ में, जवाब दीजिएगा। मेरे सबसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं,
कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और अपने को बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। बताइए आप। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क साफ है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं और डीपीएसपी राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं। ये प्रश्न डीपीएसपी के संदर्भ में है। विधायकों को कुछ काम करने से रोकता है, कार्यपालिका को कुछ काम करने से रोकता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। विधायिका को या कार्यपालिका को कुछ काम करने से कौन रोकता है? फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं दोस्तों, जो कि भाग 3 में है। ये प्रश्न है नीति निदेशक तत्वों के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। अनुच्छेद 37 को आप पढ़िएगा दोस्तों, उसमें साफ लिखा है कि राज्य विधि बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इसका मतलब रोकता नहीं है, कुछ करिए, ये नीति निदेशक तत्व कहता है और फंडामेंटल राइट्स कहता कुछ मत करिए। तो ये बात अगर फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में होती तो दोनों स्टेटमेंट सही होते, लेकिन ये बात तो डीपीएसपी के बारे में है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर है डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आगे बात समझ में? चलिए लीजिए क्या प्रश्न है सीएजी के बारे में, सॉरी अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में प्रश्न है दोस्तों। और बड़ा अच्छा प्रश्न है, जरा देखिएगा, मैं बोलूँगा नहीं, आप खुद पढ़िएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करें विचार और आप पता करिएगा। दोस्तों अगर पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं वो गलत है। ये देखिए, इन आर्टिकल 76 वी हैव प्रोविजन ऑफ अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है उसमें। और अगर आर्टिकल 76 पढ़ें, देयर इज क्वालिफिकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल, और अगर हम उसको ढंग से पढ़ें, साफ साफ लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया देन यू शुड हैव क्वालिफिकेशन फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप भारत के महान्यायवादी बनना चाहते हैं तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। एंड यहाँ क्या लिखा हुआ है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। सो पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड? उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आर्टिकल 76 को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल जो है ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है दोस्तों। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहने का मतलब है राष्ट्रपति उन्हें कभी भी बिना किसी कारण के हटा सकते हैं। रात को 2 बजे हटाना चाहते हैं तो भी हटा सकते हैं, दैट इज प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। केंद्र सरकार के सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। दिल्ली के मंत्री सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और ये जो लिखा हुआ है उन्हें इसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में है। वी विल डिस्कस अबाउट इट in detail after some time, but now we are talking about the removal of the Attorney General of the India. Attorney General राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, so there is no need to follow the procedure of the judge of the Supreme Court. Supreme Court के जज के लिए जिस प्रोसीजर का अनुसरण किया जाता है उस प्रोसीजर की यहाँ आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, कौन सा सही है?
तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगेन आंसर इज डी। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल के बारे में दोस्तों। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता है, भारत के किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। और आर्टिकल 88 के तहत ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसे संसद में बोलने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है, संसद की किसी समिति का सदस्य रहने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये थोड़ी बातें ध्यान रखना, ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखिए आपके लिए प्रश्न है राज्यपाल के बारे में। पढ़िएगा इसको बहुत ढंग से, सोचिए, विचारिए, मनन कीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। और क्या लिखा हुआ कौन सा सही है। भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। यस यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 देयर इज प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ द गवर्नर। साफ साफ लिखा देयर शैल बी ए गवर्नर इन द स्टेट। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और उसमें लिखिए, साफ देखिएगा, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, एकदम सही है दोस्तों। राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को समा उसका प्रतिलंबन परिहार करने की शक्ति है। राज्यपाल की अगर पार्डन्स पावर को देखेंगे आप, समाधान की शक्तियों को देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, दोस्तों ये सब कुछ राज्यपाल को प्राप्त है राज्य विधि के अंतर्गत रहते हुए। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। नंबर 3 एंड लास्ट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्निंग चीफ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग अनुच्छेद 155 को देखें, देयर इज प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे एंड देयर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू कंसल्टेशन विद द कंसर्निंग चीफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 155 में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है दोस्तों। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे देश में सरकारी आयोग जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन की जांच करने के लिए इंदिरा जी की गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में गठित किया गया था। जो सरकारी आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट जब 1987 में सौंपी थी तो उसने गवर्नर के बारे में कई सारी बातें कही थी दोस्तों। और उसमें एक बात क्या थी, ये भी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के पश्चात की जानी चाहिए और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाना चाहिए। दोस्तों हमारी सरकार ने अभी तक इस अनुशंसा को नहीं माना है। अनुच्छेद 155 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सिफारिश तो दूर, उनके साथ कंसल्टेशन करना भी जरूरी नहीं है। एक परंपरा जरूर बनाई है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। यहाँ शब्द लिखा सिफारिश, सिफारिश तो रिकमेंडेशन होता है, कंसल्टेशन तक नहीं किया जाता है दोस्तों। सो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या पूछा है, सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ए सही उत्तर है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। दोस्तों प्रश्न देखिएगा जरा, पूरा ढंग से इसको पढ़ें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं दोस्तों, उनके जो हटाने की जो विधि है, वो विधि आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उल्लेखित है, और इवन अनुच्छेद 124(5) में भी उसका थोड़ा सा उल्लेख है। क्या कहता है, पहले विकल्प को देख लेते हैं, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की विधि पर डिटेल में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, एकदम गलत है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। देयर इज रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, संसद में ही इस संदर्भ में प्रस्ताव लाया जाता है। एंड इवन वी कैन से दैट देयर इज नो रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, वी कैन से कि कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ए फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड वी कैन से इट्स ए फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का काम है, कार्यपालिका का कोई काम नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम गलत है दोस्तों। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के कार्य का नियमन करता है। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए उनको हटाने के संदर्भ में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दैट इज इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। लेकिन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल 61, दो अनुच्छेद हैं जो महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद के लिए। राष्ट्रपति के अलावा किसी और के लिए भारत के संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन, और एक बहुत बड़ा लेकिन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 4, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की विधि का विस्तार से उल्लेख करता है, साथ ही साथ 124(5) में संसद को ये पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के संदर्भ में कुछ और विधि की अगर आवश्यकता है तो संसद इस संदर्भ में विधि बना सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5, अनुच्छेद 124 की उपधारा 5 के आधार पर भारत की संसद ने दोस्तों एक कानून बनाया है जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इवन रूल्स भी बने हुए हैं, न्यायाधीश जांच नियम 1969। लेकिन फिलहाल हम लोग एक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वहाँ पर दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने के लिए जिस विधि का शब्द का प्रयोग किया गया है वो महाभियोग है। यानी दोस्तों, न्यायिक जांच अधिनियम 1968 में न्यायाधीश के हटाने के संदर्भ में महाभियोग शब्द का प्रयोग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अनुच्छेद 124(5) के आधार पर हमारी पार्लियामेंट ने इस प्रकार का एक्ट बना रखा है और जो उनकी विधि को हटाने, न्यायाधीशों को हटाने की विधि का नियमन करता है। नंबर 3, महाअभियोग हेतु निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100 तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सब लोग शायद जानते होंगे कि राष्ट्रपति को अगर आप हटाना चाहते हैं तो किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, और जिस सदन में प्रस्ताव लाना चाहते हो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का उस पर समर्थन होना चाहिए उस प्रस्ताव को। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, तो इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस ए रेजुलेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल देन यू शुड हैव 100। अगर आप प्रस्ताव लोकसभा में लाना चाहते हैं तो कम से कम 100, और राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये 100 और 50 जो शब्दावली है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है। 100 और 50 की जो शब्दावली है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखी हुई। दोस्तों, ये याद रखना, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों।
पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। अब जब वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स, तो मैं थोड़ा 2-4 बातें आपके सामने एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के अकेले न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, प्रस्ताव पर चर्चा हुई, प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने प्रस्ताव का बहिष्कार किया, वो उठकर बाहर चले गए। वोटिंग हुई, प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित भी हुआ, लेकिन कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम पड़ गया, इसलिए प्रस्ताव खत्म हो गया। दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था, बाकायदा 50 से ज़्यादा सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी ने प्रस्ताव को कई कारणों से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट की। तो ये बात है। रही बात हाई कोर्ट में सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। बाकायदा राज्यसभा ने प्रस्ताव जितना बहुमत चाहिए उतने बहुमत से प्रस्ताव पारित भी किया। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सौमित्र सेन एकमात्र न्यायाधीश हैं जो अपनी बात को रखने के लिए संसद के किसी सदन में उपस्थित भी हुए। पीडी दिनाकरन कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे, बाद में सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उनके खिलाफ में भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश JB पारदीवाला के खिलाफ में लाया गया प्रस्ताव था। आप लोग जानते हैं उन्होंने आरक्षण के संदर्भ में कुछ रिमार्क्स दिए थे, वो प्रस्ताव कभी आगे नहीं गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के अध्यक्ष एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कोई भी एक विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार। ये 3 लोगों की कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच करती है। उन पर आरोप कदाचार होना चाहिए या फिर अक्षमता का आरोप होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, कदाचार और अक्षमता नहीं है, कदाचार या अक्षमता है, दोनों में बड़ा अंतर है। और कहने से 2 आरोप हो जाते हैं और या कहने से 1 आरोप होता है। या तो उनके ऊपर कदाचार यानी मिसबिहेव का आरोप हो या फिर इनकैपेसिटी का आरोप हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, बात समझ गए। 3 सदस्यों की ये जो कमेटी बनती है, इस कमेटी का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, वो जांच करती है और कमेटी यदि जांच में आरोपों को सही पाती है देन आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज को इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया। SK गैंगले जबलपुर हाई कोर्ट के जज हैं, उनको हटाने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जो कमेटी गठित की गई थी राज्यसभा के सभापति के द्वारा, उन्होंने उस आरोप को दमदार नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ा। तो ये सब बातें अपने को मालूम होना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग रिमूवल की बात कर रहे हैं तो अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा भी एक और प्रक्रिया है, दैट इज़ इन हाउस प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए अपने स्तर पर एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस को अपनाया है जिसे हम लोग इन हाउस प्रोसीजर कहते हैं। 1999 में ये प्रोसीजर अपनाया। 7 चरणों की ये प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने स्तर पर संबंधित न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करवाता है और अगर उन्हें लगता है कि आरोप में दम है तो ऐसी स्थिति में अंतिम चरण के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस के द्वारा पत्र लिखा जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है कि आप इन्हें हटाने के संदर्भ में आगे की कार्रवाई करें। भारत के न्यायिक इतिहास में 1999 में ये इन हाउस प्रोसीजर अपनाया गया दोस्तों, और 21 साल में केवल एक न्यायाधीश हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश SN शुक्ला। इनको हटाने के संदर्भ में भारत के चीफ जस्टिस ने 2 बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया। SN शुक्ला एकमात्र न्यायाधीश हैं जिनके बारे में ये बात कही गई। तो कुछ बातें हम लोगों ने इस विषय पर की। लीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर ढूंढना है कौन सा सही है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित होने पर उसे अपने दल से इस्तीफा देना पड़ता है। बताइए दोस्तों, इफ़ यू आर ए स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, देन आफ्टर द इलेक्शन और आफ्टर द सिलेक्शन एज ए स्पीकर, देन यू विल हैव टू रिजाइन। ये यूं पूछ रहा है कि आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, देर इज़ नो नीड टू रेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के साथ उनका संबंध है, उन्होंने भाजपा से किसी भी प्रकार का इस्तीफा नहीं दिया। सो दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। देयर इज़ नो नीड टू एनी टाइप ऑफ रेजिग्नेशन, ये तो बात सही है। सेकंड, सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या कार्य संचालन या व्यवस्था बनाए रखने की उसकी शक्ति न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर है। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, चाहे विधान परिषद के सभापति हो, इनके पास बहुत सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दे रखा है। सदन के भीतर क्या होगा ये खुद ही तय करते हैं और ये न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सदन के भीतर क्या होगा ये खुद तय करते हैं और उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान में विधानसभा की कार्यवाही में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जो कि गलत है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये संभव नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा। ये बात सही है कि वो न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर है। सदन के भीतर की प्रक्रिया का निर्धारण वो खुद करते हैं, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये बात एकदम सही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज फुली राइट और अपने को ढूंढना है कौन सा सही है, तो यहाँ आंसर है बी, केवल 2 सही है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये जो राजस्थान का जो सीन हुआ या एमपी का जो सीन हुआ या जो कर्नाटक का जो सीन हुआ वो ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सदन के अध्यक्ष को इस बात का पावर देता है और वो फाइनल अथॉरिटी है, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं होता। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये ढूंढना है। प्राक्कलन समिति दोस्तों एस्टिमेट कमेटी की बात कर रहा है, अनुमान समिति की बात कर रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है उस बजट के अनुमानों की समीक्षा करने के लिए ये कमेटी गठित की जाती है, हर साल गठित की जाती है और मंत्री आप लोग जानते हैं इन कमेटीज़ के मेंबर नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 लोकसभा के होते हैं और इसका भी कारण आप जानते हैं, क्योंकि बजट के अनुमानों की चर्चा करना, उसकी समीक्षा करना ये लोकसभा का विशेष अधिकार है। दैट्स वाई ऑल मेंबर फ्रॉम हाउस ऑफ द पीपल एस्टिमेट कमेटी। तो ये तो गलत है दोस्तों। देयर इज नो 22, देयर इज 30 मेंबर इन द एस्टिमेट कमेटी। नाउ लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति भारत के सीएजी द्वारा संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से जो रिपोर्ट रखते हैं उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए गठित की जाती है, हर वर्ष गठित की जाती है। विपक्ष का सदस्य, लोकसभा का सदस्य इसका अध्यक्ष होता है एंड दोस्तों उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है दोस्तों। नाउ स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी, विभागीय जो समितियां होती हैं उसकी बात कर रहा है। हर विभागीय समिति में देयर इज 31 मेंबर्स, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, इसलिए ये बात एकदम सही है। तो इसका आंसर दोस्तों सी है, केवल 3। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कमिटीज़ के बारे में। अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति को हम लोग सतत मितव्ययता समिति भी कहते हैं। लोक लेखा समिति और सीएजी का बहुत क्लोज रिलेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है सीएजी को, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विभागीय समितियां जो है 24 होती। लीजिए, निम्न आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार
व्यवस्थित कीजिए। कर लेते हैं। सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड ARC। दोस्तों, व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, दैट टाइम ये प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 2005 में। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे और इस आयोग ने 15 रिपोर्ट दी टोटल अपने। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में दी, सूचना के अधिकार के संदर्भ में दी, आतंकवाद को रोकने के लिए सुझाव दिए, नरेगा के संदर्भ में दिए, MP लैड्स के संदर्भ में सुझाव दिए, गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में सुधार दिए। बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट रही है सेकंड ARC की। 2005 में गठित हुआ और 15 रिपोर्ट्स दी थी। 15वां वित्त आयोग, ये तो अभी लेटेस्ट की बात है, 2017 में आया, गठित हुआ NK सिंह जी की अध्यक्षता में। पुंछी आयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम गठित हुआ, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए गठित हुआ। मदन मोहन पुंछी इस आयोग के अध्यक्ष 2007 में बना। दोस्तों, सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंधों की जांच करने के लिए इंदिरा जी की सरकार के समय गठित हुआ। इस विषय पर गठित भारत सरकार का ये पहला आयोग है। सुप्रीम कोर्ट के जज रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित हुआ। 1983 में गठित हुआ, 1987 में रिपोर्ट दी। तो ये सब बातें ध्यान रखना। अपने को क्या करना है, काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो पहले तो हो गया 4, सबसे पहले वही गठित हुआ। फिर हो गया 1 2005 वाला, फिर हो गया पुंछी आयोग 3, फिर हो गया 15वां वित्त आयोग। 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे दोस्तों? तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा इनको भी ध्यान रखिएगा। लीजिए, एक्चुअली में दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं। 370 जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान करता था, आज भी जिंदा है वैसे 370 का कुछ पार्ट। इसके बाद में 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष प्रावधान करते हैं। फिर 371 A B C D E F G H I 6 तक अनुच्छेद हैं दोस्तों। राज्यों के बारे में अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं, अलग अलग राज्यों के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर रखे हैं। तो ये अपने से पूछ रहा है, क च ख ग ऐसा लिखा हुआ आ गया। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों। 371 A B C D E F G H I और J। ए में आएगा नागालैंड। कैसे आएगा अभी बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। बी में आएगा आपका असम, सी में आएगा मणिपुर, डी में आएगा आपका आंध्रा, ई में भी आएगा आंध्रा, एफ में आएगा आपका सिक्किम, जी में आएगा मिजोरम, एच में आएगा अरुणाचल प्रदेश, आई में आएगा गोवा और जे में आएगा आपका कर्नाटक। आप कहेंगे खुद तो याद करके आ गए, रट कर आ गए और हमारे सामने रख दिए। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको याद रखने का एक तरीका है और वो तरीका है नामा सीमी अगो। ऐसे याद रखिएगा। नामा, कुछ बातें हिंदी में, कुछ अंग्रेजी में, ऐसा जानबूझकर किया है। ये लीजिए दोस्तों, नामा सीमी अगो। नामा, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, वापस एम फॉर मणिपुर और डबल ए आया है आंध्र प्रदेश के लिए। आप कहेंगे अंग्रेजी में क्यों लिखा दोस्तों? तो अंग्रेजी में लिखने का कारण है, कारण इसलिए दोस्तों क्योंकि म से मणिपुर भी होता है, म से मिजोरम भी होता है। तो अंग्रेजी में ये जो म लिखा है उससे मणिपुर आता है और मी लिखेंगे तो फिर मिजोरम आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए आधा अंग्रेजी में लिखा नामा,
ये 5 आ जाएंगे, ए बी सी डी और ई। फिर एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश और फिर आई में आपके गोवा आ जाएगा। ये अलग अलग राज्यों के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर रखे हैं। तो आप क ख ग को ए बी सी डी में कन्वर्ट करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नागालैंड के लिए तो ए है ही है। और अब च और छ की प्रॉब्लम है तो ए बी सी डी के अंग्रेजी अगर आप देखेंगे तो ये आपका समाधान हो जाएगा। ये ए है, ये एफ आएगा, आसाम में बी आएगा और मिजोरम में आप लोग जानते हैं मिजोरम के लिए जी आएगा। तो आराम से हो गया, ये एकदम सही है। आसाम वाला भी सही है, च छ भी सही है और च छ यानी 1 2 3 4 यानी आंसर बी हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपको करना है और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, अधिकार के संदर्भ में प्रश्न है। फंडामेंटल राइट्स वगैरह हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग अधिकार शब्द से परिचित होते हैं। प्रश्न पूछा, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या पूछ रहा है? कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, ये तो संभव ही नहीं है। राज्य के विरुद्ध दावे नहीं है, नागरिकों के विरुद्ध दावे नहीं, ये राज्य के विरुद्ध दावे है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे गलत, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे ये सही है। अधिकार वे विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। देखिए दोस्तों, अधिकार संविधान में शामिल हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन बहुत सारे अधिकार है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिन्हें हम लोग लीगल राइट्स कहते हैं, वैधानिक अधिकार कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कहते हैं। उल्लेख जरूरी नहीं है कि हर बात का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख हो। तो ये स्टेटमेंट फाइनल सही नहीं है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, एकदम सही है दोस्तों। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों उल्टे हैं, तो दोनों में से एक तो सही होना ही है। तो इस प्रश्न में कोई ज़्यादा दम नहीं है वैसे अगर देखा जाए। इन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विरुद्ध है, तो एक सही होना है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, अधिकार हमेशा राज्य के विरुद्ध दावे है। यस। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। दोस्तों, ये आर्टिकल 249 की बात कर रहा है और पहला जो अपना प्रश्न था उस समय ही मैंने इस विषय पर चर्चा कर ली थी। आर्टिकल 249 राष्ट्रहित के किसी भी विषय पर जो राज्य सूची का हो उस विषय पर कानून बनाने की, विधिक बनाने की शक्ति राज्यसभा को देता है, संसद को देता है, राज्यसभा की पहल पर। यह प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन से बहुमत से होता है। ये लिखा है लोकसभा द्वारा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आर्टिकल 249 राज्यसभा के विशेष अधिकारों का उल्लेख करता है। ये भी लिखा लोकसभा, तो लोकसभा तो हटा दीजिए दोस्तों, दोनों ऑप्शन गलत आते हैं सी और डी पर। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से, मैंने दोस्तों पहले से क्लियर कर दिया, वहाँ लिखा हुआ 2/3 बहुमत, लेकिन 2/3 किसका? उपस्थित व मतदान करने वालों का। देख लीजिए, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित। डी इज राइट आंसर हियर। यस, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना। ये लीजिए, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस कब नियुक्त किए जाते हैं? दोस्तों, अगर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा, कोरम कितना होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा है देन एडॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। अपना प्रश्न है कब अपॉइंट किए जाते हैं? नंबर 1, कुछ न्यायाधीश अवकाश पर हो, गलत, ऐसी तो कोई शब्दावली लिखी हुई नहीं है। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता है, ऐसी भी बात नहीं है। न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में वृद्धि हो जाने पर,
न्यायालय के समक्ष अगर बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग है तो जजेस नियुक्त किए जाते हैं, वो हाई कोर्ट में किए जाते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में एडॉक जजेस नियुक्त नहीं किए जाते हैं। और हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस जो नियुक्त किए जाते हैं वो इस कंडीशन में किए जाते हैं जब हाई कोर्ट के पास मामले बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो, तो ये बात भी लागू नहीं होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होना। यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 7 अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। सो डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 127 में लिखा हुआ है। प्रश्न ये कौन करेगा दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर एडॉक जजेस की नियुक्ति करेंगे। यस, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर एडॉक जजेस की नियुक्ति करेंगे। किसको बनाएंगे एडॉक जज? जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है। हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको एडॉक जजेस नियुक्त किया जाता है। और हाई कोर्ट के जजेस को जब एडॉक जजेस नियुक्त किए जाएंगे तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ भी कंसल्ट जरूर किया जाएगा, ऐसा 127 में लिखा हुआ है।